एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम सुरेश और दूसरे का नाम महेश था। महेश की आर्थिक स्थिति अपने भाई सुरेश के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ सुरेश अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई? महेश: बस ईश्वर की कृपा है भाई। तो सुरेश कहता है, अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो महेश। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक ही साथ शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे बस ईश्वर की महिमा है भैया। यह सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता। लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। तो सुरेश कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ महेश, मुझसे तुम्हारी यह निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते देखता हूँ और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। तो महेश कहता है, आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। फिर सुरेश कहता है, अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक कि ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। तो महेश कहता है, भैया मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। तो सुरेश कहता है, अरे देखो महेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले की बात करूंगा ना। तुम्हारा वह टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है वह एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। सुरेश की बात सुनकर महेश गहरी सोच में पड़ गया। तभी सुरेश के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे सुरेश बिल्कुल सही बोल रहा है महेश। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। सुरेश दिल का बहुत अच्छा है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो मैं जानता हूँ कि यह फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो, अच्छी तरह समझ लो। तो सुरेश कहता है, मुखिया जी सही बोल रहे हैं महेश, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो, वैसे भी हम दोनों भाई हैं। विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक ही घर में तो रहते थे। फिर महेश कहता है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। तो सुरेश कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर सुरेश मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल सुरेश एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर महेश की जमीन पर बहुत पहले से थी और महेश एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। सुरेश ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ सुरेश और महेश के पिताजी जानते थे, मगर महेश को बताने से पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे। अब सुरेश की नजर महेश के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया सुरेश से बोला, तुम्हें क्या लगता है सुरेश, महेश तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी, वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वह आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो यह भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। हाँ बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी महेश को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। हम तो क्या, महेश की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़प लोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो।
अगर दुकान भी तुम मुझसे छीन लोगे तो महेश और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। हमें वैसे तो उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो मुखिया कहता है, उसमें से महेश को कितना दोगे? तो सुरेश कहता है, पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रख कर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि महेश कुछ भी नहीं कर सकता। इधर महेश अपने घर पर अपनी पत्नी विद्या से इस बारे में परामर्श करने लगा तो उसकी पत्नी कहती है, अगर यह घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तो महेश कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो विद्या, भैया ने कहा है कि जब तक वह हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो विद्या, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो विद्या कहती है, नहीं, क्यों, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो महेश कहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चांदनी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चांदनी का विवाह भी करना होगा। तब क्या कभी सोचा इस बारे में? महेश की बात सुनकर विद्या चुप हो गई। अगले दिन महेश सुरेश के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया, अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तो सुरेश कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी महेश। तुम एक काम करो, आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। महेश अपने परिवार को सुरेश के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर सुरेश की पत्नी रोशनी क्रोधित होकर सुरेश से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठा कर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैल लग रहे हैं, मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नहीं नसीब हुए। फिर सुरेश कहता है, अरे धीरे बोलो रोशनी, अगर कहीं गलती से भी ना महेश के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर रोशनी कहती है, लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो सुरेश कहता है, अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। सुरेश ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टाम्प पेपर पर महेश का अंगूठा लगवा लिया। महेश अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को सुरेश ने वह जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब महेश सुरेश से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। महेश की बात सुनकर सुरेश क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे, कैसे पैसे? तो महेश कहता है, भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। तो सुरेश कहता है, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया महेश, बात असल में यह है कि वह बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखों से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वह देश छोड़कर फरार हो गया। सुरेश की बात सुनकर महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? तो सुरेश कहता है, अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और करोगे क्या? अब तुम्हारी किस्मत इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष? और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है, लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। तो वह सब मुझे नहीं पता, देखो वह सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान दे कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वह तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। महेश रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहां से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। महेश रात भर रोता रहा तो उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। फिर महेश कहता है, मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। फिर उसकी पत्नी कहती है, चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई भलाई होगी।
आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन महेश अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। महेश यह देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। विद्या, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। तो उसकी पत्नी कहती है, अब मैं भी खूब मेहनत करूंगी। महेश और उसकी पत्नी नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गए। एक दिन महेश अपने बर्तन बेचकर गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से महेश एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए महेश के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? तो महेश कहता है, क्यों नहीं बाबा, यह जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। फिर वो बाबा कहते हैं, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बूढ़े बाबा की बात सुनकर महेश ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, वैसे काम क्या करते हो? तो महेश कहता है, बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। महेश की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। महेश ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें यह कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि यह मामूली कढ़ाई नहीं है। तो महेश कहता है, अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। तो वो बूढ़े बाबा कहते हैं, जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। फिर कुछ दिन बाद सुरेश मुखिया से कहता है, अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन यह तो फिर तरक्की कर गया। तो मुखिया कहता है, अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? तो सुरेश कहता है, क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। फिर मुखिया कहता है, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वह तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। तो सुरेश कहता है, कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टाम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वह क्या करता है। अगले दिन सुरेश ने जाकर महेश को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। महेश रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वह अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर गया जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। महेश उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति महेश के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। महेश रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई महेश के सामने निकाल कर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तन का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। तो महेश कहता है, लेकिन बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? तो बूढ़े बाबा कहते हैं, दरअसल यह धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह तुम यह जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तन के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसीलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। महेश ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया
अगले दिन जब महेश सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तन का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। महेश के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उसमें तरह-तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। फिर महेश कहता है, देखा विद्या, लगता है वह बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है। उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। महेश अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। महेश रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही महेश अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई सुरेश को पता चली तो वह जल भुन गया और कहने लगा, बस बहुत हो गया, अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। तो मुखिया कहता है, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे यह मैंने नहीं सोचा था, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो सुरेश कहता है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया, मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। सुरेश क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई बने हुए मकान और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की रह गई। सुरेश गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और सुरेश की मौत हो गई। सुरेश का मृत शरीर देखकर महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। महेश आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।